गुलामी का पहला पड़ाव क्या होता है? कर्ज में डुबो देना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं यही काम करती हैं। वो दुनिया के देशों को पहले कर्ज देती हैं, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उस कर्ज में डुबो देती हैं और फिर उसी कर्ज के बहाने वो उन्हें गुलाम बनाती हैं। बाद में गुलामी और भी आसान हो जाती है जब समाज, सोसाइटी के जो बच्चे हैं, उनकी पीढ़ी है, वो लोग शिक्षित न हो, वो पढ़े लिखे न हो। क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति कभी भी सवाल नहीं कर सकता और जो व्यक्ति सवाल नहीं कर सकता उसे गुलाम बनाना बड़ा आसान है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने ये तैयारी कर ली है। मेरा ये मानना है कि किसी भी देश में जरूरतमंद लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना, कम से कम जीने के लिए जिसको जरूरत है उसके लिए फ्री होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ ना रहे, कोई भी बीमारी की वजह से बेवजह न मरे कि उसे पैसों की कमी थी इसलिए उसे बीमारी थी और वो मर गया। और इसके साथ ही कोई भी खाली पेट या भूखा न मरे। ये तीन चीजें तो कम से कम किसी भी देश में होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार तैयारी कर रही है इन चीजों को निजीकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन के लिए। ये तभी संभव होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना फ्री में, तब जब जो है ये चीजें सरकारी तंत्र के अंडर हो, मतलब ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो। और जब इनमें प्राइवेटाइजेशन आ जाती है तो इनमें कमर्शलाइजेशन हो जाता है, जो कभी भी किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के नागरिक के लिए ठीक नहीं होता और हमेशा से वो गरीब तबके की पहुंच के बाहर हो जाता है। किसी भी देश में आप कहीं पर भी देख लीजिए, शिक्षा अगर प्राइवेट है तो वहां पर शिक्षा का स्तर हमेशा कम होता है, अगर वो अच्छे तरीके से सरकार उसे कंट्रोल नहीं करती है तो। अब जब आपके देश की सरकार आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, रीसेट के अधीन है तो वो कैसे देश की पीढ़ी को पढ़ने दे सकती है? क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। तो देश के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो भी बाद में बता दूंगा। ये शुरुआत वैसे तो पूरे देश में हो चुकी है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैसे देश के कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को और स्कूल्स को प्राइवेट किया जा रहा है। अब जैसे जब बैंक के कर्मियों की बात आ रही थी, जब बैंकों की बात आ रही थी, बैंक प्राइवेट हो रहे थे, तो दूसरे वो इसको एक बंदर के तमाशे की तरह देख रहे थे कि बंदर का खेल हो रहा है और हम आराम से देख रहे हैं, बाद में 1-2 रुपया उसको दे देंगे, हमें मजा आ रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नंबर उनका भी आएगा। जो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूलों में ये जो टीचर पढ़ाते हैं ना, ये 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो तनख्वाह लेते हैं और सोचते हैं हमारा नंबर नहीं आएगा इन बैंक वालों की तरह, तो मैं उन्हें बता दूं कि इसकी तैयारी भी सरकार ने पूरी कर ली है। पूरा जो ये इसका स्टेप वाइज क्या होता है कि जैसे निजीकरण करने का पहला स्टेप होता है कि सरकार आपको ये दिखाए कि आपकी संस्था को चलाने के लिए हम कर्जवान हो रहे हैं। वो कैसे? जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को चलाने के लिए सरकार पैसा देती है। अब हरियाणा में स्टेट यूनिवर्सिटीज को हर साल एक ग्रांट मिलती है, वो पैसा मिलता है, वो उस स्टेट यूनिवर्सिटी का हक होता है। जैसे एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक है या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है या ये जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, सरकार जो पैसा दे रही है वो सरकार का पैसा नहीं है, वो उस यूनिवर्सिटी का हक है वो पैसा लेना, वो ग्रांट है उस यूनिवर्सिटीज की, ताकि बच्चे शिक्षा ले, सुविधाएं उन्हें मिले और वो कल को अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इस देश के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे। तो वो एक हक होता है उस यूनिवर्सिटी का। अब सरकार ने क्या किया है? सरकार ने वो ग्रांट बंद कर दी है कि हम इस साल से स्टेट यूनिवर्सिटीज को कोई भी ग्रांट नहीं देंगे और इन ग्रांट के बदले हम हर सेशन में 4 किस्तें देंगे। किस्तें कौन देता है? किस्त सरकार देगी लोन के तरीके से। मतलब अब हम जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको लोन दे रहे हैं। अब लोन क्या होता है?
मैंने अगर आपको कर्जा दिया है तो आप मेरे अधीन हैं, मैंने आपको लोन दिया है, उस पर मैं ब्याज भी लगाऊंगा और उसकी अवज में आप मेरे अधीन हैं। वो आपका पैसा नहीं है, वो मेरा पैसा है जो आपने लिया है। तो सरकार का पैसा है, सरकार ने यूनिवर्सिटीज को लोन दिया है। अब यूनिवर्सिटीज के पास कमाने के लिए कुछ है नहीं, वो तो बच्चों को पढ़ा रही है, शिक्षा दे रही है, सुविधाएं दे रही है, तो उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। उसके साथ साथ जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो रकम चाहिए होती है वो भी यूनिवर्सिटी को चाहिए। तो अब सरकार तो पैसे दे दिए, तो यूनिवर्सिटी पैसा जनरेट कहां से करेगी? तो सरकार कुछ साल बाद कहेगी कि ये जो यूनिवर्सिटी है इस पर इतने हजार करोड़ का जो है कर्ज है और इसकी वजह से सरकार कर्जवान हो रही है, तो हमें ये ग्रांट बंद करनी पड़ेगी, हमें ये लोन देना बंद करना पड़ेगा। ये पहली स्टेप है, ये स्टेप वाइज बता रहा हूं कि ये पहला स्टेप था। तो हमें ये ग्रांट बंद करनी पड़ेगी देनी। और अब जब बच्चे तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो अब बच्चों को कैसे पढ़ाए? तो एक काम कीजिए कि सरकार तो पैसा दे नहीं सकती, सरकार तो आपकी सैलरी दे नहीं सकती, तो हम किसी प्राइवेट संस्था को दे देते हैं, वो इस यूनिवर्सिटी को चला लेगा। हो गया निजीकरण संस्था का। लेकिन अभी मानोगे नहीं, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ ग्रांट देना बंद किया है। ये जब 5 साल बाद होगा तो इसी वीडियो को देखकर कमेंट डालोगे कि हाँ उस समय सच कहा था। पायलट प्रोजेक्ट पूरे देश में चल रहे हैं, जब स्कूलों को प्राइवेट किया गया है और वहां पर अभी सरकारी टीचर हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं हमारी तो जो है ये नौकरी है ये अभी सरकारी है, हमें क्या मतलब है। लेकिन जिस दिन वो रिटायर होंगे, उसी चेयर पर, उसी कुर्सी पर, उसी कमरे में जो दूसरा टीचर पढ़ाने आएगा वो सरकारी नहीं होगा, वो प्राइवेट होगा। समझिए इस बात को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक्स प्रोफेसर एमडी यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक की है, उसमें एक एक्स प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर रणवीर सिंह गुलिया, वो ये कहते हैं कि ये निजीकरण का पहला स्टेप है। सरकार आपको बताएगी कि हम आपकी वजह से कर्जवान हो रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, अब हम नहीं देंगे पैसा, प्राइवेट संस्था को दे दीजिए। यूनिवर्सिटीज अपने आप ही प्राइवेट हो जाएंगी और यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज प्राइवेट होंगे, कॉलेज के बाद स्कूलों के पायलट प्रोजेक्ट मैं बता चुका हूं, पहले भी चल रहे हैं और ये होगा, आज नहीं तो होगा। बंदर का खेल जो तुम बैंकों के लिए देख रहे थे वो तुम्हारे ऊपर भी लागू है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन विरोध से कुछ नहीं होने वाला। जब तक व्यापक रूप में जागरूकता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेटाइजेशन गलत है, अगर आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन आप अपना होल्ड रखिए, आप पॉलिसी ऐसी बनाइए। अभी कोरोना काल में सरकार की नाक में दम आ गया था, क्योंकि स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी की थी। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, घरों पे बैठकर पढ़ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे। ऑनलाइन कैसी पढ़ाई हो रही थी हम सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फालतू में वीडियो लंबी करना मेरी आदत नहीं है। बच्चों की एनुअल फीस भी प्राइवेट स्कूल लगा रहे थे, ट्रांसपोर्ट फीस भी लगा रहे थे। बच्चा घर बैठा है और उसको बस की फीस उसके माता पिता भर रहे हैं। और जिस बच्चे के माता पिता बाद में जब कोर्ट में गए कि जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो स्कूलों ने धमकी दी कि अगर ज्यादा एन-10 की इधर उधर गए, कोर्ट में गए, तो बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। तो अगर आपको प्राइवेटाइज करना ही है तो आप कीजिए, लेकिन आप पॉलिसी तो अच्छी बनाइए। आप कम से कम बच्चों के हित के लिए, उनके माँ बाप के हित के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी तो बनाइए ताकि कल को ये मनमानी ना करें। आज ठीक है, आरक्षण एक अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर जब बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी जिसके अंदर थोड़ा बहुत कैलिबर होता है, अगर वो टॉप कर रहा है तो वो क्या करता है, वो एडमिशन ले लेता है इन यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि अभी सरकारी है। लेकिन जब यही प्राइवेट होंगी तो वो कहां से एडमिशन लेगा? क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। ये प्राइवेट संस्थाएं अपनी मनमानी करेंगी, अपने हिसाब से फीस लेंगी, अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगी, अपने हिसाब से उनकी विचारधारा बदलेंगी, और सब प्लांटेड है। अभी तो यूनिवर्सिटीज है तो सरकारी नौकरी कहीं चली ना जाए, इसलिए अपने एजेंडे ये दबा के रखते हैं। जिस दिन प्राइवेट हो गया, इन्हें पता होगा आज इधर नहीं तो उधर अपने आप कर लेंगे, तो इनका सारा एजेंडा चलेगा। फिर आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है यूनिवर्सिटीज में, ये देख लेना। और ये होना है, ये सभी के साथ होना है। ये चीजें जो हैं
अगर व्यापक रूप से जागरूकता हुई तभी आप इनको रोक सकते हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।